कश्मीर का नौगाम, 18 अक्टूबर की सुकून भरी सुबह। ये एक आम दिन था, लेकिन तब तक जब तक लोगों की नजर एक पोस्टर पर नहीं पड़ी थी। उस रोज श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती पेट्रोलिंग पर थे। नौगाम की गलियों में घूमते हुए उन्हें भी ये पोस्टर नजर आया। उर्दू में लिखे पोस्टर की भाषा और संदेश दोनों धमकी भरे थे। उसमें लिखा था, जितने भी कश्मीरी मुसलमान जो शरिया के खिलाफ काम कर रहे हैं वो ऐसे काम तुरंत बंद कर दें, नहीं तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वक्त आने पर उन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपका भाई हंजाला। पुलिस ने इस पोस्टर को इग्नोर करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत 50 ऑफिसर्स की टीम बनाई और क्रैकडाउन शुरू हो गया। दिन भर की मशक्कत और 60 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिर एक शख्स नजर आया जो गलियों में इन पोस्टर्स को लगा रहा था। पड़ताल हुई तो उसने पोस्टर मुहैया कराने वाले का नाम बताया, मौलवी इरफान अहमद वागे। वागे का नाम पुलिस के लिए नया नहीं था, वो पहले से उनके रडार पर था। वागे पर आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने, कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दिलाने, फौज पर पत्थरबाजी के लिए भड़काने के इल्जाम लगते आए थे। वो आउटर नौगाम इलाके की एक मस्जिद में इमाम था। जिस रोज नौगाम की गलियों में पोस्टर नजर आए थे, उस रोज वागे अपनी बहन के घर था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाई। जब पूछताछ हुई तो वागे ने कबूलनामों की झड़ी लगा दी। उसने जैश ए मोहम्मद के बिल्कुल अनसुने व्हाइट टेरर मॉड्यूल के बारे में बताना शुरू किया। पूछताछ में उसने डॉक्टर अब्दुल मजीद राठर का नाम लिया, जो यूपी के सहारनपुर में काम कर रहा था। उसके पहले वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में नौकरी करता था। पुलिस ने वहीं उसके पर्सनल लॉकर से एक AK-47 भी बरामद की। राठर पकड़ में आया तो उसने अपने डॉक्टर साथियों का नाम लिया। पुलिस ने तेजी दिखाई, कश्मीर से हरियाणा तक बहुत सारी रेड मारी और इस तेजी का फायदा भी हुआ। 3000 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव मटेरियल, कई असॉल्ट राइफल्स, पिस्टल्स, डेटोनेटर और टाइमर बरामद हुए। एक के बाद एक मिलती कामयाबी ने पुलिस के हौसले 7वें आसमान पर पहुंचा दिए। पुलिस को लगा कि उन्होंने देश पर होने वाले एक बड़े आतंकी हमले को वक्त रहते टाल दिया है। ऐसा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि शायद पुलिस का अनुमान था कि इस आतंकी गिरोह का बस एक ही मेंबर है जो अब उनकी पकड़ से बाहर है। पुलिस ने चैलेंज देने के अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 नवंबर की शाम 6:10 पर एक पोस्ट किया, तुम भाग तो सकते हो पर छिप नहीं सकते। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। इस पोस्ट के ठीक 42 मिनट बाद दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने वाली सड़क पर एक I-20 कार में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 15 निर्दोष लोग मारे गए और कई घायल हुए। साथ ही इस कार को चला रहा ड्राइवर भी चिथड़े चिथड़े हो गया। ये वही शख्स था जिसके लिए पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का रेजिडेंट डॉक्टर उमर उन नबी। दिल्ली बम ब्लास्ट की खबर मिनटों में पूरे देश तक पहुंच गई और एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई। उन्हें न सिर्फ इस घटना की पहेली को अब सुलझाना था, बल्कि 14 साल बाद दिल्ली में फिर से सुनी गई आतंक की दस्तक देने वाले संगठन का पता लगाना था। दरअसल शुरुआत में एजेंसियों ने किसी संगठन का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 टेलीग्राम चैनल्स का पता लगाया। इनमें भड़काऊ मैसेज चल रहे थे। इनमें एक ऐसा चैनल था जो जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान में बैठा आतंकी चला रहा था, उमर बिन खत्ताब। पुलिस का मानना है कि इन्हीं टेलीग्राम चैनलों ने जहर फैलाया था। और यह भी पता चला कि मौलवी इरफान वागे और डॉक्टर उमर 2022 में तुर्की गए थे और वहां अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिले थे। जैश ए मोहम्मद के इस नए मॉड्यूल को ऑफिशियल आकार मिला था तुर्की में ही, और उसके बाद वो सारे डॉक्टर जो गिरफ्तार हुए पूरे भारत में प्लान के मुताबिक फैलते गए। अब ये कोई पहली बार तो नहीं था कि जब जैश ए मोहम्मद ने भारत पर आतंकवादी हमला किया हो, लेकिन ये पहली बार जरूर था कि उनके प्लान में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स शामिल हुए थे। इसके पहले तक पाकिस्तान के रेडिकल जिहादी या कश्मीर के ब्रेन वॉश्ड बेरोजगार नौजवानों ने ही खून बहाया था। तो सवाल अब हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों से लेकर आपके हमारे मन में है कि जैश इन लोगों को ऐसा कौन सा चूरन चटाता है कि ये पढ़े लिखे होकर भी आतंकवादी बन गए। जैश के पास अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने या आतंकी ट्रेनिंग के लिए इतना पैसा कहां से आता है? जैश अपने ऑपरेशंस में शामिल करने के लिए प्रोफेशनल लोगों को ढूंढता कैसे है? और आखिर जैश की विचारधारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, हिस्ट्री क्या है और इसे छिपकर चलाता कौन है? नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर और आज के संदर्भ में इन्हीं सवालों से हम और आप मुठभेड़ करेंगे और तलाशेंगे जवाब, क्योंकि संदर्भ में हम कहते हैं समझेंगे
तो सुलझेगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि कहानी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें भी रिसर्च करते हुए आइडिया लगा कि जैश ए मोहम्मद की कहानी में कई छोटी बड़ी कहानियां लिपटी हुई हैं, तो पूरे वीडियो में साथ रहिएगा। जैश ए मोहम्मद के बारे में जानना है तो पहले जानना होगा मौलाना मसूद अजहर को। 10 जुलाई 1968 वो तारीख थी जब पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर का जन्म हुआ। वो 12 भाइयों बहनों में तीसरे नंबर का था। पिता अल्लाह बख्श साबिर प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। पोल्ट्री फार्म का छोटा सा धंधा भी था और कट्टर सुन्नी देवबंदी विचारधारा मानने वाले मौलवी भी थे वो। घर में माहौल बहुत ज्यादा रिलीजियस था, तो मसूद का झुकाव भी हुआ इस्लामी तालीम की तरफ। 8वीं पास करने के बाद मसूद ने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी और दाखिला हुआ कराची के बिनोरिया में जामिया उलूम इस्लामिया मदरसे में। यहीं से वो 11 साल बाद आलिम बनकर निकला। अभिनव पांडे अपनी किताब इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैश ए मोहम्मद में लिखते हैं कि प्रोफेसर रशीद अहमद, जिन्होंने मसूद की किताबें ट्रांसलेट की हैं, वो मसूद के बारे में कहते हैं कि मसूद पढ़ने में बहुत होशियार था। कुरान की कई सारी आयतें उसे मुंह ज़बानी याद थीं। उसने ढेरों रिलीजियस डिबेट जीती थी। कुल मिलाकर उसने इस्लामी तालीम लेते हुए सारे एग्जाम ऊंचे नंबरों से पास किए थे और अरबी पारसी में तो वो मास्टरी हासिल कर चुका था। यही मसूद की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान खलील से। अब इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये मसूद की पूरी लाइफ बदल देगा। अब कहानी एंट्री लेती है 1989 में। आपको मालूम है कि ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका अफगानिस्तान में आमने सामने थे। सोवियत आर्मी उन मुजाहिदीनों का सामना कर रही थी जो अमेरिका से फंडिंग पाते थे और पाकिस्तानी आईएसआई से ट्रेनिंग पाते थे। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत लड़के थे जो अफगान जिहाद में कूद पड़े। इन लड़कों को मोर्चे पर लाने का जिम्मा संभाल रहा था हरकत उल जिहाद इस्लामी नाम का संगठन, और इसी का एक पार्ट था हरकत उल मुजाहिदीन। बिनोरिया के मदरसे में अफगान जिहाद की खबरें पहुंच रही थी। वहां के बहुत सारे लड़के सोवियत सैनिकों से लड़ भी रहे थे। ऐसे में मसूद का मन भी मचला, लेकिन जिहाद में शामिल होने का कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। लेकिन जहां चाहा वहां रहा। उसकी राह खोली उसके बड़े भाई ने, इब्राहिम अतहर। अतहर अफगानिस्तान में लड़ रहा था। उसे मसूद की हसरत मालूम चली तो उसने मसूद का संपर्क कराया मौलाना फजलुर रहमान से। इसी का नाम याद रखने को कहा था मैंने आपसे। ये मौलाना हरकतुल मुजाहिदीन का अमीर था, यानी लीडर था। मौलाना ने मसूद को अफगानिस्तान के यावर ट्रेनिंग कैंप में तरबियत का न्योता दिया। इस कैंप में फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने सिखाए जाते थे। मसूद ने जोश तो बहुत दिखाया था, लेकिन 5 फुट 7 इंच का था और मोटापा भी काफी था, तो उसे वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी वो सोच रहा था। थोड़ा नाजुक था मसूद। इनफैक्ट आपको उसका एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक रात वो किसी काम के लिए कैंप के बाहर गया। जब लौटा तो उसे गेट पर रोक लिया गया। गार्ड ने उससे एंट्री के लिए कोडवर्ड जो दिया जाता था वो पूछ लिया। अब मसूद हड़बड़ा गया, बता नहीं पाया। गार्ड ने उसे रूसी जासूस समझा और पांव पर गोली चला दी। घायल मसूद वहां से भाग गया। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान लौटा तो एक कहानी गढ़ दी। वो खुलेआम कहता था कि अफगान जिहाद में लड़ते हुए उसने गोली खाई है। बस फिर क्या था, जोरदार तकरीर करने वाला दुश्मन के हाथों घायल मौलाना सबका हीरो बन गया। रातों रात कराची में स्टार हो गया। इसके बाद मसूद को हरकतुल मुजाहिदीन की तरफ से एक मंथली मैगजीन निकालने का जिम्मा सौंपा गया। यहीं से उसकी शोहरत बहुत बढ़ गई। सदाए मुजाहिदीन के जहर भरे आर्टिकल पाकिस्तानी यूथ को दीवाना बनाने लगे और यही लोग आगे चलकर आतंकी संगठनों में भर्ती हुए। इस मैगजीन को निकालने में उसकी मदद सज्जाद अफगानी ने की। ये वही है जो आगे चलकर मसूद का पक्का यार बना। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से लौटने के बाद 1990 आते आते अब मुजाहिदीनों के पास करने को कुछ भी नहीं बचा था। अफगानिस्तान के जो लोकल लड़ाके थे वो तो काबुल की सिविल वॉर में कूद गए, लेकिन पाकिस्तानी लड़ाके बेरोजगार हो गए। उनके पास हथियारों की ट्रेनिंग थी और हाथ में हथियार भी थे, लेकिन उसका अब करें तो करें क्या। इस बीच मसूद को ऑफिशियली हरकतुल मुजाहिदीन के प्रोपेगेंडा विंग का हेड बनाया गया। यहाँ उसने इरशाद नाम की मैगजीन शुरू की। अफगानिस्तान में रूसियों की हार ने उसे जोश से भर रखा था। उसने अब अपना टारगेट सेट किया अगला, और वो था कश्मीर। उसने पीओके के धड़ाधड़ दौरे शुरू किए। तकरीरों का सिलसिला फिर से चल निकला, लेकिन अभी तक उसे वो सफलता मिली नहीं थी जो वो चाहता था। उधर हरकतुल मुजाहिदीन के अपने प्लान थे। वो मसूद को डोनेशन इकट्ठा करने के लिए विदेशी दौरे करा रहा था। 1990 में पहली बार मसूद विदेश गया। जाम्बिया, फिर कीनिया गया, सोमालिया गया, बोस्निया गया।
मस्जिदों में जहर भरे भाषण दिए और बदले में उसे मिला भर भर के पैसा। 1993 में मसूद की जिंदगी में एक और मोड़ आया। वो अगस्त महीने में ब्रिटेन की धरती पर उतरा। 40 दिनों तक 40 मस्जिदों में उसने भाषण दिए। मसूद ही वो आतंकी था जो ब्रिटेन की धरती पर पहली बार जिहाद का नारा खुलेआम लगा रहा था। यूके में उससे गुजराती मूल का मुफ्ती इस्माइल मिला और बहुत इंप्रेस हुआ। उसने मसूद को अल्बानिया और मंगोलिया आने का न्योता दिया, लेकिन इसमें टेक्निकल दिक्कत थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उन दिनों अल्बानिया का सफर काफी मुश्किल था, तो मसूद थोड़ा हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट मुफ्ती इस्माइल ने पहचान ली और सॉल्यूशन दिया। उसने मसूद को एक नई पहचान दे दी। पुर्तगाल में बसे गुजराती मूल के वली अदम ईसा के नाम पर एक नया पासपोर्ट बना और मसूद को सौंप दिया गया। फिर क्या था, मसूद के लिए राह खुल गई। वो खुलकर कई देशों में उस पासपोर्ट पर घूमा और इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि इसी पासपोर्ट पर आखिरकार इंडिया में घुस आया। अब इस कहानी को बस थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब आप सुनिए एक नई कहानी जो जैशे मोहम्मद को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 1985 में हरकत उल जिहाद इस्लाम अफगानिस्तान में जिहाद कर तो रहा था, लेकिन उसके अपने अंदर घमासान मचा था। उसकी अपनी पॉलिटिक्स। संगठन के चीफ इरशाद की मौत के बाद नया लीडर कौन बनेगा, इस पर हो गया विवाद। आपसी सिर फुटव्वल में मौलाना फजलुर रहमान खलील ने अलग होकर हरकत उल मुजाहिदीन बनाया और ये वो संगठन है जिसमें उसने मसूद को शामिल किया था। लेकिन झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक ही विचारधारा, एक ही मकसद और एक ही संस्था आईएसआई का सपोर्ट, पर इसके बावजूद हरकत मूवमेंट के सारे लीडर आपस में लड़ रहे थे और अपने अलग घर बसा रहे थे। एट लास्ट आईएसआई ने सबको बुलाया और 1993 में सुलह कराई। सभी को एक नए बैनर हरकत उल अंसार के नीचे लाया गया। इसी हरकत उल अंसार में मसूद को बड़ा पद मिला। तो बड़ों के झगड़े अब सुलझ गए थे, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे इनके ब्रांच मैनेजर्स में एका बन नहीं पा रहा था। ये आपस में अब भी लड़ रहे थे। तो हरकत की लीडरशिप ने मसूद को बुलाया, निवेदन किया कि भाई साहब आप कश्मीर जाइए, सबको सेम पेज पर लाइए। और यही जुड़ती है अपनी पहली कहानी। मैंने बताया था आपको, पुर्तगाली पासपोर्ट पर मसूद धड़ल्ले से दुनिया घूम रहा था और वो फिर इंडिया भी आया था। तो वो 1994 में अपने आतंकवादी भाइयों के यही पंगे सुलटाने दिल्ली आया था। दिल्ली में वो अशोका होटल रुका था। अपनी नकली पहचान ओढ़कर कुछ कश्मीरी सहयोगियों के साथ दारुल उलूम देवबंद भी गया था। वहां से सहारनपुर पहुंचा, फिर दिल्ली के जनपद होटल आया। इसके बाद बस में बैठकर लखनऊ का दौरा भी किया और करोल बाग के शीश महल होटल लौटा। उसका दावा तो ये भी है कि उसने बाबरी मस्जिद के सामने जाकर रोना पीटना भी किया था और फिर आखिर वो कश्मीर भी पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सज्जाद अफगानी से हुई। 2 दिनों तक आतंकवादियों के सम्मेलन होते रहे। सब ठीक था, लेकिन वक्त कब एक सा रहता है। मसूद का भी पलटा। उस दिन अनंतनाग में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मसूद को मिलना था। वो सज धज कर अपने दोनों साथियों के साथ निकला। एक तो वो सज्जाद अफगानी था और दूसरा था एक आतंकवादी फारूक। तो तीनों कार में बैठे। कार चली मगर रास्ते में धोखा दे गई। अब अनंतनाग जाना जरूरी था तो मजबूर होकर तीनों ने ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शा कुछ दूर तक तो चला, लेकिन फिर सामने आ गए पुलिस वाले जो चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने दम साधकर पुलिस की पूछताछ का सामना किया, लेकिन फारूक नया था, पैनिक में आ गया, गोली चला दी। पुलिस को इसके बाद बस छोटी सी मुठभेड़ करनी पड़ी। सज्जाद अफगानी और मसूद हिरासत में आ गए। बहुत कम कोशिशों से ही पुलिस को पता चल गया कि ये श्रीमान जी कोई पुर्तगाली बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि पक्के पाकिस्तानी आतंकी हैं। आर्मी जवान ने बस एक तमाचा लगाया। मसूद ने तोते की तरह सब बता दिया, बल्कि उसने जो अपने पहचान छिपा रहे सज्जाद अफगानी की पहचान थी वो भी बता दी। इससे बहुत गुस्सा आया सज्जाद अफगानी को। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मसूद अजहर फिजिकली नाजुक किस्म का व्यक्ति था, तो वो बेचारा टूट गया। सारी कहानी बताने लगा। इनफैक्ट वो जहाज से वाया दिल्ली कश्मीर इसलिए आया था क्योंकि वो कटीले तारों के नीचे से नहीं आ सकता था। अनंतनाग में भी वो आसानी से गिरफ्तार इसीलिए हुआ था क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं था, भाग नहीं सकता था। और 1999 का एक किस्सा और है, जब उसके साथी जेल में सुरंग बनाकर भाग निकले तो वो बीच में ही फंस गया था। जब उसे खींच के वापस लाया गया तो उसने कहा था जेल गार्ड्स को कि ठीक है आप पकड़ लीजिए मुझे, लेकिन एक दिन आएगा जब आप मुझे खुद इज्जत के साथ छोड़कर आएंगे। कहा जाता है जब 1996 में कुछ वक्त के लिए उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया तो उसने चार्ल्स शोभराज से भी दोस्ती कर ली थी। मसूद ने उसके साथ अपने फ्यूचर प्लान शेयर किए थे और शोभराज का तो दावा है कि मसूद को छुड़ाने के लिए जब IC-814 हाईजैक किया गया तो उसने मसूद के संगठन से बात भी की थी। उन्होंने चार्ल्स शोभराज को एश्योरेंस दिया था कि 11 दिनों तक वो यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हालांकि शोभराज के दावों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ऑथर अभिनव पांड्या ने अपनी किताब लिखने के दौरान उन तमाम लोगों से बात की है जिन्होंने मसूद को इंटेरोगेट किया। सभी ने बताया है कि मसूद कंफर्टेबली विस्तार में हर बात का जवाब बहुत अच्छे से देता था, पिटने विटने से बहुत डरता था, टॉर्चर का बहुत डर था उससे। लेकिन वो अपने संगठन से भी निराश था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जो आधी अधूरी जानकारी कश्मीर के बारे में उसे दी गई, उसके चलते ही वो गिरफ्तार हुआ है। उसने खुद कहा कि उसे लगा था कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे, जहां विद्रोहियों ने कुछ इलाके आजाद करा रखे थे, लेकिन घाटी में आतंकी मारे मारे घूम रहे थे। सच्चाई एकदम अलग थी। हाँ, मसूद को इस बात का बहुत घमंड था कि वो चर्चित हस्ती है। वो दावा करता था कि लंदन एयरपोर्ट पर उसके उतरते ही उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ आई थी। 2 घंटे जाम लगा था। तो उसे इस बात का तो पक्का एहसास था कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है वो, और आईएसआई उसे छुड़ाने का हर जतन करेगी। यही वजह है कि उसे रिहा कराने के लिए आतंकियों ने कई बार विदेशी पर्यटकों को किडनैप किया, लेकिन फेल रहे। लेकिन फिर आया दिसंबर का महीना, 1999 का साल। आप में से बहुतों को ये तस्वीरें याद होंगी। नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों ने हाईजैक करके कंधार में उतरवाया था। हाईजैकर्स ने मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को आखिरकार रिहा करा लिया। अपनी रिहाई के महीने भर बाद मसूद ने कराची की फलाल मस्जिद के बाहर एक लंबा चौड़ा भाषण किया। इसे सुनने के लिए 10,000 से ज्यादा हथियारबंद आदमी जुटे थे। तब मसूद ने कसम खाई कि अमेरिका और भारत की बर्बादी तक वो चैन से नहीं बैठेगा। यहीं उसने 30 जनवरी 2000 के दिन नींव रखी एक नए संगठन की, जिसका नाम हम और आप जानते ही हैं, जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद ऊपरी तौर पर सिर्फ एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन आप इसकी परतें खोलेंगे तो समझ पाएंगे कि इनकी मेंटलिटी क्या है। आपने शायद संदर्भ का वो एपिसोड देखा हो जिसमें हमने लश्कर-ए-तैयबा के बारे में डिटेल के साथ बताया है। ये जो संगठन है बरेलवियों के मुकाबले देवबंदियों के ज्यादा क्लोज है। बावजूद इसके इनमें और उन टेररिस्ट ग्रुप में काफी फर्क है जो देवबंदी स्कूल को मानते हैं। संदर्भ के उस एपिसोड में आपको पता चला होगा कि लश्कर की विचारधारा अहले हदीस है। वो सूफी संतों की पूजा हराम मानते हैं। वहाबी ब्रांड का हार्ड लाइनर ग्रुप होने के बावजूद वो पाकिस्तान में शियाओं पर हमलावर नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लश्कर-ए-तैयबा ISI का सबसे अच्छा बच्चा है, जो देश में कियोस नहीं करता है, बाहर करता है। इस बात की कंफर्मेशन लश्कर पर किताब लिखने वाली क्रिस्टीन फेयर ने भी की है। अब आप जैश-ए-मोहम्मद का विचार समझिए। ये ग्रुप बेसिकली हरकत मूवमेंट से निकला है। अभिनव पांड्या की किताब कहती है कि इसके ज्यादातर कैडर तबलीगी जमात से निकले हैं, जिसका हेडक्वार्टर रायविंड में है। पाकिस्तानी आर्मी में इसके बहुत फॉलोअर्स हैं, जो काफी अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी समाज में इनकी पैठ बहुत गहरी है। इसलिए जब कभी इन्हें लगता है कि स्टेट इनके हिसाब से इस्लामिक निजाम के उसूलों से भटक रहा है, तो ये बीच बीच में उसे चैलेंज भी कर देते हैं। 1995 में 40 आर्मी ऑफिसर्स और 10 सिविलियंस के ग्रुप को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ये प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को कत्ल करके इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। ये लोग हरकत उल मुजाहिदीन से लिंक थे। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री वाजपेयी और नवाज शरीफ पिछली सदी के अंत में दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर कर रहे थे, तो जैश और हरकत उल मुजाहिदीन विरोध के लिए खड़े हो गए थे। मसूद अजहर ने पीएम वाजपेयी को अबू जाहिल कहा था, जान से मारने की कसम भी खाई थी। और छोड़िए, पाकिस्तानी जनरल और राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ तक को इन लोगों ने चैलेंज किया था। 2016 में पठानकोट अटैक के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान सरकार को खुला कहा था कि अगर जैश पर एक्शन हुआ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। पुलवामा की घटना के बाद ये लोग चाहते थे कि भारत पाकिस्तान में एक फुल फ्लेज्ड जंग छिड़ जाए। जैश बेसिकली भारत पाकिस्तान के झगड़े को टेरिटोरियल झगड़ा नहीं मानता है, बल्कि उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। यही वजह है कि उनके गहरे रिश्ते अल-कायदा से हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हैं, इस्लामिक स्टेट से भी हैं, फिलीपींस के अब्बू सय्याफ और उज्बेकिस्तान, चेचेनिया, इजिप्ट, सोमालिया वगैरह देशों के आतंकी संगठनों से भी हैं। और यही तो वजह है कि जैश सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी दुश्मन मानता है और उसे खत्म करने की कस्में खाता है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान में लड़ने पहुंचे मसूद अजहर के लिए सोवियत के सैनिकों से लड़ना किसी विदेशी ताकत से लड़ना नहीं था, बल्कि इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना था। मसूद ने उन आतंकवादियों को भी पैसा दिया है जो ब्रिटेन में आतंक फैलाना चाहते थे। मसूद को इंडियन जेल से आजाद कराने के चक्कर में गिरफ्तार हुए और बाद में IC-814 हाईजैकिंग की घटना के बाद रिहा हुए उमर सईद शेख ने तो
9/11 में शामिल मोहम्मद अट्टा को $1 लाख ट्रांसफर किए थे। समझ आया कैसे जैश ए मोहम्मद का टारगेट लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप से ज्यादा बड़ा है। अब बात आती है ये कि जब इतनी जगहों पर इतने ऑपरेशंस चलाने हैं, लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, तो पैसा आएगा कहां से? तो जैश ए मोहम्मद की फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है डोनेशन। पंजाब, कराची, खैबर पख्तूनख्वा में फैले देवबंदी मदरसों में पाकिस्तानी और विदेशी दानदाता बहुत सारा पैसा भेजते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से जैश के फंडिंग सोर्स कई सारे हैं, लेकिन 3 ट्रस्ट से इन्हें बेहिसाब पैसा आता है। पहला अल रहमत ट्रस्ट, दूसरा अल फुरकान ट्रस्ट, तीसरा अल खिदमत फाउंडेशन। इनका काम ये है कि देश विदेश में घूमो, धार्मिक कामों के लिए पैसा जुटाओ, जैसे मदरसे और मस्जिद बनवाना, अनाथों और विधवाओं की देखरेख करना, जो डिजास्टर होते हैं नेचुरल, उनमें लोगों की मदद करना, दवाई वगैरह खरीदना। तो शुरू में डोनेशन के डिब्बे लगाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे तरीके बदल गए। अभिनव पांड्या की किताब एक यूएस एम्बेसी केबल का जिक्र करती है, जिसमें दावा है कि सऊदी अरब और यूएई की सरकारों के सपोर्ट से हर साल इन इलाकों के देवबंदी और अहले हदीस मौलवियों को तकरीबन $100 मिलियन मिलते हैं। दक्षिणी पंजाब के चरमपंथी मदरसों और जैश जैसे संगठनों को पॉलिटिकल पार्टियां और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट से स्टेट फंडिंग होती है। सोशल, पॉलिटिकल और मोरल रीजंस के चलते अपर और मिडिल क्लास के पाकिस्तानी पंजाबी एलिट्स जमकर मदरसों और मिलिटेंट आउटफिट्स को दान देते हैं। उन्हें भरोसा है कि ऐसा दान उन्हें सवाब देगा। ऐसी कुछ घटनाएं कश्मीर में सामने आईं जब लोकल व्यापारियों से जैश के नाम पर फिरौती वसूली गई, और 2004 में तो शोपियां और अनंतनाग में बैंक डकैतियां हुई। पाकिस्तान ने 2005 के बाद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नाम का एक संगठन भी बनाया है, जिसकी छतरी के नीचे दर्जनों आतंकवादी संगठन हैं और इन सभी को बराबर पैसा बांटा जाता है। एक और तरीका है, कहा जाता है कि वैसे तो जैश क्योंकि देवबंदी विचारधारा से है तो ड्रग्स स्मगलिंग जैसे काम से दूर रहता है, लेकिन कई जानकारियां ये बताती हैं कि मसूद अजहर का भाई इब्राहिम अफगानिस्तान में जैश के ऑपरेशन संभालता है और वहां अफीम का कारोबार भी करता है। 2019 के बाद से जैश भारत में नशा तस्करी करने लगा, क्योंकि उसके हवाला जैसे धंधे हिंदुस्तानी एजेंसियों ने ठप कर दिए। जरूरत पड़ने पर जैश मैगजीन्स और पैम्फलेट्स में डोनेशन की रिक्वेस्ट भी करता है, विज्ञापन देता है। और हाँ, अब तो नहीं होते, लेकिन 2019 के पहले जैश ए मोहम्मद जलसा निकालकर भी पैसे इकट्ठा करता था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि जैश कई रिलीजियस कोर्स भी बेचता है, जो किताबों से लेकर रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में होते हैं। तकनीक को भी संगठन ने खूब इस्तेमाल किया है। तकरीबन $2 से $3 मिलियन हर साल डिजिटल वॉलेट के हवाले से पैसा जैश अपने खाते में आसानी से लेता है। इसके लिए वो इजी पैसा और सदापे जैसे डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म को यूज करता है। या आपने शायद एक बात नोट की हो, हमने लश्कर तैयबा वाले एपिसोड में आपको बताया था कि उसकी फंडिंग का मेन सोर्स है आईएसआई, लेकिन जैश के मामले में ऐसा कतई नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा उसे मिलता भी है, लेकिन आईएसआई के पैसे पर उसकी वैसी डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है जैसी लश्कर की है। फंडिंग तो समझ में आ गई, लेकिन वारदातों को अंजाम देने के लिए तो लोग चाहिए। अब मालूम करते हैं कि जैश ए मोहम्मद को भर्ती करने के लिए आतंकवादी मिलते कहां से हैं, लड़के कहां से आते हैं, खासकर सफेद पोश। आयशा सिद्दीका, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद के रिक्रूटमेंट को बड़ी करीब से इन्वेस्टिगेट किया है, पाकिस्तानी है वो कहती हैं कि जैश नए लड़कों को रिक्रूट करने के लिए बाकी आतंकी संगठनों से थोड़ा अलग तरीके अपनाता है, कुछ वैसे भी अपनाता है। तानाशाह जियाउल हक ने अपने दौर में अमेरिकन फंडिंग से पूरे पाकिस्तान का खूब इस्लामीकरण किया था। कई सारे फॉर्मल स्कूल बंद कर दिए थे, ढेर सारे मदरसे खोले थे। तो जिया का तो शुरुआती मकसद ये था कि अफगान वॉर के लिए उन्हें मुजाहिदीन तैयार करने थे, लेकिन जब वॉर खत्म हो गई, 1990 आ गया, तो साउथ पंजाब केपीके में ढेरों मदरसे छोटे मोटे आतंकी संगठनों के कब्जे में आ गए। आयशा बताती हैं कि साउथ पंजाब में खूब गरीबी थी, ज्यादातर खेती वाली जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा था। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नाउम्मीदी और बेरोजगारी थी। जिन लोगों के पास थोड़ी भी सुविधा थी वो शहर चले जाते थे, लेकिन जो बचते थे उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। इन सारी परिस्थितियों ने मिलकर साउथ पंजाब और केपीके को सिपाही साहबा, लश्कर झांगवी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का गढ़ बना दिया। जैश कई गरीब घरों तक पहुंचता, उनकी गरीबी का कारण सही मायनों में इस्लाम को फॉलो ना करना बताता, फिर घर वालों को कन्विंस करके
8 से 12 साल के उनके लड़कों को अपने मदरसों में ले जाता। घर से बेहतर सुविधाएं देने के साथ लड़कों की तालीम और ब्रेन वॉश साथ साथ चलता। ये मदरसे उनके घरों से दूर थे। ऐसे मदरसों में 100 से ज्यादा लड़के एक साथ नहीं रखे जाते, क्योंकि किसी की बेवजह टेंशन से भी तो बचना है। 2008 तक का तो अनुमान यह है कि ऐसे 200 मदरसे एक्टिव चल रहे थे। अब पता नहीं कितने हो गए होंगे। मदरसों में लड़कों को गैर मुसलमानों, शियाओं, अहमदियों, सूफियों और पश्चिमी देशों से नफरत करना सिखाया जाता है। भारत से भी बताया जाता है कि जिहाद उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है और अगर वो इस राह में शहीद होते हैं तो उन्हें जन्नत मिलेगी, उनके घर वालों को बरकत। इन मदरसों से निकलकर कुछ लोग मदरसों की टीचर भी बनते हैं और कुछ मसूद अजहर की तरह प्रचारक और संगठन करता। लेकिन ज्यादातर तो मरने मारने के काम ही आते हैं। जब एक बार कोई लड़का जैश में शामिल हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है, जो 2 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले दौराए आम, जिसमें 21 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है, जो पीओके और केपीके के कुछ इलाकों में होती है, बालाकोट के कैंप में भी होती है। यहाँ किसी भी नए लड़के को पहले 21 दिनों तक इस्लामी तालीम और हथियारों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही नक्शे और जीपीएस पढ़ना भी इसके कोर्स में शामिल है। और फिर शुरू होता है दूसरा दौराए खास, जहाँ आगे 6 महीनों की इंटेंस मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग चलती है। आतंकवादियों को नए हथियार चलाने से लेकर गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं और उन्हें यह सब सिखाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से सीनियर लोग आते हैं। 26/11 मुंबई हमलों में शामिल कसाब को ऐसी ट्रेनिंग मिली थी। उसने खुद इसके बारे में बताया था। मसूद अजहर कुछ सालों से बीमार चल रहा है, तो अब उस तरह के जलसे तो नहीं होते, लेकिन पहले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे और अफजल गुरु की मौत वाले दिन खूब बड़े जलसे निकाले जाते थे। 60,000 से 70,000 लोग इसका हिस्सा भी बनते थे। वहां मसूद जहर उगलता था। कई बार तो जिहादियों की मौत के बाद चमत्कार की मनगढ़ंत कहानी सुनाता था। इन जलसों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने जैश ज्वाइन किया है। इनफैक्ट मसूद अजहर की फैमिली से कई लोग कश्मीर में लड़ने पहुंचे हैं, ताकि पाकिस्तानी लोगों के बीच अपने संगठन की एक जेन्युइन और कमिटेड इमेज बनाई जा सके। इन सब के इतर जैश भारत में बैठे कुछ पहले से रेडिकल माइंडसेट वाले लोगों को आइडेंटिफाई करता है। उसने डॉक्टर तो अब रिक्रूट किए हैं, इसके पहले वो ऐसे छात्रों पर फोकस कर चुका है जो केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं, खासकर आईईडी ट्रेनिंग के लिए। जैश के लोकल मेंबर्स ऐसे नौजवानों को खोजते हैं जो किसी पर्सनल कारण से सरकार या सिक्योरिटी फोर्सेस से नाराज हों। ये लोग नाराजगी सूंघते हैं ताकि उसे अपने फायदे में यूज कर पाएं। ऐसा नहीं है कि किसी को तुरंत ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, बल्कि तकरीबन साल भर तक नजर रखी जाती है। पहले छोटे मोटे काम कराए जाते हैं और फिर बड़ा काम सौंपा जाता है। दिल्ली बम धमाके में शामिल डॉक्टर्स भी जैश के संपर्क में कई महीने पहले से थे और उन्हें कश्मीर में आइडेंटिफाई करके भारत के दूसरे शहरों में काम पर लगाया गया था। जैश-ए मोहम्मद की कहानी तभी पूरी होगी जब हम उन जख्मों का जिक्र करें जो उसने हिंदुस्तानी आवाम को दिए, बिना देखे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा भवन पर जैश ने हमला कराया था। उस हमले में तकरीबन 27 लोग मारे गए थे। भारत ने इसी आतंकी हमले के बाद जैश पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उसने उसी साल फिर हमला किया और इस बार उसका निशाना दिल्ली में जो भारतीय संसद है वो था। इसमें 6 सुरक्षा बल शहीद हुए थे। जैश की हिमाकत देख तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने भारतीय सेना को सरहदों पर मूव कराना शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका को उस वक्त पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने बीच बचाव करा दिया। तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आतंकवादी संगठनों पर कड़ा एक्शन लिया था, जिसके बाद जंग के हालात टल गए। 2016 में जैश ने पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया ताकि वो दिखा सके कि वो भारतीय सुरक्षा बलों पर सीधा हमला करने में सक्षम है। इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत को सहयोग की पेशकश की थी और भारत ने भी उसे मौका दिया था, लेकिन आईएसआई तो आईएसआई है। इसके बाद फिर उसी साल उरी हुआ, नागरोटा हुआ। 2019 में पुलवामा अटैक आपको याद ही होगा, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और फिर 2025 का पहलगाम, जिसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। आखिरी के हमलों में ये बात सामने आई कि भारतीय सेना ने लंबे वक्त तक कश्मीर में आतंकवादी हमले नहीं होने दिए, जिसके बाद आतंकवादी संगठनों ने मिलजुल कर ऑपरेशंस को अंजाम दिया। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैश ने इन हमलों में अहम रोल अदा किया। दिल्ली के बम धमाके से तो और क्लियर हो गया कि जैश ए मोहम्मद एक्टिव है और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने के लिए व्याकुल भी है। आज यूएन की ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल मसूद अजहर बैकसीट ले चुका है, लेकिन जैश की नई लीडरशिप पाकिस्तान में बेफिक्री से काम कर रही है। ना सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रही है, बल्कि दुनिया भर के कई देश उसके निशाने पर हैं
जिसके लिए वो अलकायदा से हाथ मिला रहे हैं। ये खतरनाक गठजोड़ है जिसे शायद पाकिस्तानी सरकार अंडर एस्टिमेट करके देख रही है। तहरीक तालिबान, जिसके बारे में पाकिस्तान आरोप लगाता है कि उसे अफगानिस्तानी सरकार का समर्थन है, वो जिस तरह पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ कर रहा है उसमें बराबर खतरा बना है कि जैश भी शामिल हो सकता है। जैश पहले भी पाकिस्तानी सरकार को आंखें दिखा चुका है, फिर नहीं दिखाएगा इसकी क्या गारंटी है। कुल मिलाकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इस्लाम के नाम पर झंडा उठाए आतंकवादी संगठनों के टारगेट पर है और इस बारे में रिपोर्ट्स की भरमार है। बस एक एग्जांपल देता हूं। अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपनी मैगजीन का नाम नवा-ए-अफगान जिहाद का नाम बदलकर नवा-ए-गज़वाए हिंद कर दिया है। मरने से पहले आयमन अल जवाहिरी, जो अलकायदा का प्रमुख था, उसके बहुत सारे इंडिया सेंट्रिक वीडियो सामने आए थे जिन्हें देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पक रहा है। पक जो भी रहा हो, इसमें रोल जैशे मोहम्मद का ही सबसे बड़ा होने वाला है। आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में और आराम से सोचिएगा। लेकिन हाँ, हमें अब ये यकीन है कि आपको जैशे मोहम्मद के बारे में क्लैरिटी आई होगी कि ये संगठन क्या है, क्या सोचता है, कैसे चलता है, कौन इसे चलाता है। तो संदर्भ का ये एपिसोड आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर की रस्म जरूर निभाइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इनफैक्ट आपने संदर्भ के पिछले एपिसोड्स पसंद किए हैं, इसलिए कोशिश तो है कि इस पॉडकास्ट को हर हफ्ते लाया जाए। कोशिश कामयाब हो उसके लिए जरूरी है कि आप भी जोर लगाएं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज। जल्द मिलेंगे। नितिन ठाकुर का नमस्कार।